नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 54th 54वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए है नयनिका या नागनिका। तो हमको पता है कि जो नयनिका है वह सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। ठीक है। फिर है स प्रभावती गुप्त। तो जो प्रभावती गुप्त है वह चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी और वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से इनका विवाह हुआ था। 390 ईस्वी में जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई तो शासन की बागडोर प्रभावती गुप्त के हाथों में आई। तो 390 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद है दिद्दा। तो हमको पता है कि जो दिद्दा है वह लोहार वंश की राजकुमारी थी तथा कश्मीर के उत्पल वंश की शासिका थी। और जो दिद्दा है वह हिंदुस्तान की जो महिला शासिकाएं हैं उसमें प्रथम महिला थी जो हिंदू शासिका थी, यानी कि हिंदुस्तान की महिला शासिकाओं में प्रथम हिंदू शासिका थी दिद्दा। ठीक है। और दिद्दा लोहार वंश की राजकुमारी थी और कश्मीर के उत्पल वंश की शासिका थी। ठीक है। जो दिद्दा है इनका जन्म 958 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1003 ईस्वी में हुई। ये 979 ईस्वी में 979 ईस्वी में, माफ़ करना, 979 ईस्वी में 979 ईस्वी में जो है शासिका बनी। ठीक है। उसके बाद है अक्का देवी। तो जो अक्का देवी है, अक्का देवी चालुक्य वंश की राजकुमारी तथा जय सिम्हा द्वितीय की बहन थी। ठीक है। अक्का देवी एक सक्षम प्रशासक और सक्षम सेनापति भी थी, जिसे गुनादा वेदांगी भी कहा जाता था, जिन्हें गुदांगा वेदांगी भी कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड है 1010 से, ठीक है, 1064, 1010 से 1064 इनका टाइम पीरियड है। उनके बाद है रुद्रमा देवी। तो रुद्रमा देवी काकतीय वंश की एक महिला शासिका थी। ठीक है। और इनका टाइम पीरियड है 1259 से 1289, 1259 से 1289। ठीक है। तो नयनिका सातवाहन वंश काल से संबंधित है। प्रभावती गुप्त काल से, वाकाटक काल से संबंधित है। इनका टाइम पीरियड है 390 ईस्वी। ठीक है। दिद्दा 979 ईस्वी में शासिका बनी थी और ये कश्मीर से संबंधित है। ठीक है। और अक्का देवी 1010 से 1064 के बीच में इनका काल है और ये चालुक्य वंश से संबंधित है। और रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित है और इनका टाइम पीरियड है 1259 से 1289। तो इसमें जो है सबसे पहले आएंगी नयनिका, फिर आएंगी प्रभावती गुप्त, फिर आएंगी दिद्दा, फिर उसके बाद आएंगी अक्का देवी और उसके बाद आएंगी रुद्रमा। तो इसमें आंसर हो जाएगा, आंसर एस है ब ये द, तो आंसर 3 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार राजाओं को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो ये सारे गुर्जर प्रतिहार शासक दे रखे हैं। तो हमको पता है कि जो महेंद्र पाल प्रथम है उनका टाइम पीरियड था 885 से 910, 885 ईस्वी से 910, 885 से 910। ठीक है। उसके बाद नागभट्ट, उसके बाद मिहिर भोज। तो मिहिर भोज का टाइम पीरियड था 836 ईस्वी से 885, 836 से 885। मिहिर भोज का टाइम पीरियड था 836 से 885। ठीक है। नागभट्ट द्वितीय का टाइम पीरियड था 800 से 833 ईस्वी, 800 से 833 ईस्वी। नागभट्ट द्वितीय का टाइम पीरियड था 800 से 833 ईस्वी। और वत्सराज का टाइम पीरियड था 775 से लगभग 800 ईस्वी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आएंगे वत्सराज डी, फिर आएंगे नागभट्ट द्वितीय, फिर आएंगे मिहिर भोज और फिर आएंगे महेंद्र पाल प्रथम, DCBA।
DCBA, तो इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। पहले आएंगे वत्सराज, फिर आएंगे नागभट्ट द्वितीय, फिर आएंगे मिहिर भोज और अंत में महेंद्रपाल प्रथम का शासनकाल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को कलिंग स्थापत्य का रत्न कहा जाता है? तो हमको पता है कि जो उड़ीसा के अन्य मंदिरों की तरह जो उड़ीसा जो कलिंग स्थापत्य का रत्न कहा जाता है मुक्तेश्वर मंदिर को। और मुक्तेश्वर मंदिर को ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो मुक्तेश्वर मंदिर है इसकी स्थापत्य शैली बहुत परिपक्व थी, इसलिए एक विद्वान है जिनका नाम है पर्सी ब्राउन, उन्होंने इसे उड़ीसा मंदिरों का रत्न कहा है। ठीक है, तो जो मुक्तेश्वर मंदिर है इसका निर्माण संभवतः 976 ईस्वी में हुआ है। और उड़ीसा के बाकी मंदिरों की तरह ये मंदिर भी भुवनेश्वर के बाहर स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के बाकी मंदिरों की तरह जो मुक्तेश्वर मंदिर है ये भी भुवनेश्वर के बाहर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है वंश और सूची सेकंड में है संस्थापक। ठीक है, तो मैत्रक वंश के संस्थापक थे भट्टारक, या इनको भट्टारक या भटकारा भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने गुजरात में अपने शासन की स्थापना की थी और ये 5वीं सदी के अंत की बात है। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक है गोपाल, और पाल वंश की स्थापना बंगाल में की थी, ये लगभग 750 ईस्वी की बात है। राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंतीदुर्ग, और सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम, और इन्होंने गुजरात में सोलंकी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो एम में आएगा 2, एम में 2 इसमें है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, बै में आएगा 1, बै में 1 आएगा, तो ऑप्शन 1 इसमें सही है। तो मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग और सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय नरेश ने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो हमको पता है कि जो मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम जिस भारतीय नरेश ने पराजित किया था उनका नाम मूलराज द्वितीय था, या इनको भीम द्वितीय भी कहा जाता है। जो भीम द्वितीय फारसी स्रोतों में कहा जाता है। ठीक है, और मूलराज जो है भारतीय स्रोतों में कहा जाता है। भीम द्वितीय के समय 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में तुर्कों ने उसके राज्य चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया, किंतु गद्दरघट के युद्ध जो आबू के निकट युद्ध हुआ था में भीम द्वितीय ने उनको बुरी तरह परास्त कर दिया था। ठीक है, और ये प्रथम नरेश थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, प्रथम भारतीय नरेश थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। मुसलमान लेखकों के फारसी स्रोतों में चालुक्य नरेश का नाम भीम द्वितीय नाम से जिक्र किया जाता है, परंतु भारतीय साक्ष्यों के अनुसार उनका नाम मूलराज द्वितीय था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा मूलराज द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजपूत प्रशासन में आय और व्यय का विवरण रखने वाले अधिकारी का नाम था। तो आय और व्यय का विवरण रखने वाले अधिकारी का नाम था अक्सपटलिक। ठीक है, तो संधि विग्रहिक या महासंधि विग्रहक जो है विदेश मंत्री होता था, विदेश मंत्री। ठीक है, महा अक्सपटलिक या आय व्यय अधिपति होता था लेखा विभाग का प्रधान अधिकारी। ठीक है, और इसके अधीन आर्थिक दस्तावेज व दान पत्र रहते थे। ठीक है, जो भंडागारिक है या कोषाध्यक्ष है वह राजकीय भंडारों का अध्यक्ष होता था। जो भंडागारिक है इसको कोषाध्यक्ष भी कहा जाता था, और ये राजकीय भंडारों का अध्यक्ष होता था। आवश्यक सामग्री का एकत्रीकरण करना तथा उनका वितरण करना। ठीक है, और चौथा है महाप्रतिहार। तो जो महाप्रतिहार है उसको दोवारिक भी कहा जाता था, और यह राजसभा तथा राजप्रसाद के जो आगंतुक है उनकी जांच पड़ताल करता था तथा उनको राजकीय शिष्टाचार से अवगत कराता था। ठीक है, तो इसमें
राजपूत प्रशासन में आय और व्यय का विवरण रखने वाले अधिकारी का नाम अक्षपटलिक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस राजा के दरबारी कवि थे। तो हमको पता है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के लक्ष्मण सेन के राज दरबारी थे। जो लक्ष्मण सेन है उनका शासनकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से जो है प्रसिद्ध रहा है। मिन्हाज ए सिराज उनको हिंद का खलीफा कहते हैं। ठीक है। लक्ष्मण सेन के दरबार में पंचरत्न निवास करते थे और ये पंचरत्न कौन से थे। प्रथम जयदेव, दूसरा था दोही, तीसरे थे गोवर्धन, चौथे उमापति और पांचवें चरण। जयदेव की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। गीत गोविंद है, प्रसन्न राघव है और चंद्रलोक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस स्थल को दूषित करने में बख्तियार खिलजी जिम्मेदार थे। तो हमको पता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, इसको पूरी तरह जला दिया था। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय पर पहले भी 2 बार आक्रमण हुए थे, लेकिन इसका जो है पुनर्निर्माण करवा दिया गया था, लेकिन बख्तियार खिलजी ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि जो है नालंदा विश्वविद्यालय 3 महीने तक जलता रहा था। ठीक है। तो इसमें नालंदा विश्वविद्यालय आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसने भारतीय सामंतवाद 1966 लिखा था। तो हमको पता है कि भारतीय सामंतवाद नामक किताब रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। भारत में सामंतवाद का उद्भव और विकास का सुव्यवस्थित अध्ययन पेश करने वाले प्रथम इतिहासकार रामशरण शर्मा जी थे। और सामंतवाद के विषय में, भारतीय सामंतवाद के विषय में उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। एक तो है इंडियन फ्यूडलिज्म जिसको हम भारतीय सामंतवाद कहते हैं, और एक है अर्बन डीके इन इंडिया यानी कि भारत में नगरों का पतन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से 64 योगिनी मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो हमको पता है कि 64 योगिनी मंदिर 2 जगह अवस्थित है। एक तो है मुरैना मध्य प्रदेश में और एक है भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो इसमें भेड़ाघाट जबलपुर वाले 64 योगिनी मंदिर की बात की जा रही है। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी शासकों ने करवाया था 1000 ईस्वी के आसपास। और उनमें प्रमुख कौन था। निर्माण में प्रमुख जिसका जो है योगदान था वह थी नोहला देवी। नोहला देवी शैव पंथ को मानने वाली थी और चालुक्य राजकुमारी थी। ठीक है। जो 64 योगिनी मंदिर है यह तांत्रिक मत का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। तो MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 54 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।